बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में हुए बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में उम्मीदवारों के गलत इंतखाब को तहरीक इंसाफ की खराब कारकर्दगी की बड़ी वजह करार दिया है। इमरान खान ने ट्वीट किया, PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियाँ की और इसकी कीमत अदा की, जिसकी बड़ी वजह उम्मीदवारों का गलत इंतखाब था। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले और मुल्क भर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए PTI की हुकूमत की हिकमत अमली की निगरानी खुद करेंगे। खबरों के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी शिकस्त पर तहकीक करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह उम्मीदवारों के गलत इंतखाब को करार दे रहे हैं। हालांकि वफाकी और सूबाई वज़रा कह चुके हैं कि शिकस्त की वजह महंगाई है। महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल। हम तो उस वजह से आप लोग खा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर तो यही एक ही वजह है महंगाई। पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 महीनों के अंदर महंगाई को कम करें। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही एक वजह है, और मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। बुरा नतीजा नहीं है, बहुत अच्छा है। बावजूद इसके कि काफ़ी मुश्किलात हैं इस वक्त। ज़ाहिर है कि आवाम को कुछ शिकायतें थी महंगाई के सिलसिले में। ये बयान उस टीम के हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद थी। ये टीम समझ चुकी है कि तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह महंगाई है, लेकिन वज़ीर आज़म उस टीम की बात सुन रहे हैं, उस टीम की बात सुन रहे हैं जो ग्राउंड में मौजूद ही नहीं थी। वज़ीर आज़म उस टीम की बात सुन रहे हैं जो समझती है कि बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त बेशक हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ अब भी खैबर पख्तूनख्वा की मकबूल तरीन जमात है। ये दुरुस्त है कि JUI को कुछ सीटें मिली हैं वहां पर, लेकिन जब KPK का हतमी नतीजा आएगा और कंक्लूसिव नतीजा आएगा पूरे सूबे का, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात होगी। क्या इमरान खान का शिकस्त की वजह उम्मीदवारों का गलत इंतखाब करार देना हकीकत को सिर्फ एक रुख से देखना है? क्या एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान इन हालात का इदराक करने को तैयार नहीं है जो महंगाई की वजह से अवाम को दरपेश हैं? इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 19% से भी बढ़ गई है। दाल चना की कीमत में 15 रुपए इजाफा हुआ है, 160 रुपए फी किलो हो गई है। मसूर की दाल 40 रुपए महंगी होकर 220 रुपए फी किलो मिल रही है। ब्रांडेड कुकिंग ऑयल 409 रुपए फी लीटर और ब्रांडेड घी 400 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। बिजली पहले अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत 4 रुपए 74 पैसे महंगी की गई और अब नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बिजली की कीमत में मजीद 4 रुपए और 33 पैसे इजाफे की दरखास्त दे दी है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान चीज़ों की बढ़ती कीमतों और इनकी वजह से अवाम की परेशानियों से बेनियाज होकर कभी माफिया को महंगाई की वजह करार देते हैं, कभी कहते हैं डॉलर महंगा होने से महंगाई हो गई है, कभी कहा जाता है माजी की हुकूमतों की वजह से महंगाई हुई है, कभी कहा जाता है सिंध हुकूमत की वजह से महंगाई हो गई है, कभी महंगाई की वजह सप्लाई और डिमांड का फ़र्क बताया जाता है, कभी कहा जाता है थोड़ी सी महंगाई से कौन सी क़यामत आ जाती है, और कभी कहा जाता है महंगाई को तो महंगाई तो हुई है पाकिस्तान लेकिन फिर भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अब सवाल यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सच तक पहुंचना नहीं चाहते या सच सिर्फ ऐसे ही समझते हैं जो इनका अपना ख्याल होता है? जवाब लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदाकत अली वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत अली वाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये टिकटों की तकसीम का मसला है, महंगाई के फैक्टर की उन्होंने बात नहीं की है। तो क्या इमरान खान साहब को इदराक नहीं है कि महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अवाम परेशान है और उसका अक्स बल्दियाती इंतखाबात में भी नजर आया KPK में? श्याम साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल किसी इलेक्शन के जीतने में बहुत सारे, हारने में और जीतने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक बड़ा फैक्टर महंगाई था जिससे लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन अगर महंगाई ही फैक्टर होता जैसे आपने कहा तो शाम साहब 17 जो सीटें हम जीते वहां भी तो लोग ही रहते थे ना, वो भी तो वोटर थे, उधर भी तो महंगाई थी। तो बहरहाल इसमें ज्यादा फैक्टर उस इलाके के जो लोकल पॉलिटिक्स थी, हमारे टिकट का प्रोसेस था, हमारे मुखालफों की ग्रुपिंग होती है, वहां पे दड़ेबंदियां होती हैं, उससे होता है। अगर इलेक्शन सिर्फ महंगाई की वजह से होता तो जो हमें जो सीटें हमने जीती हैं 17, हम दूसरी बड़ी पार्टी रहे, वो हमारी भी सीटें मुस्लिम लीग नून की तरह 2 या पीपल्स पार्टी की तरह 1 होती। इसलिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, महंगाई उसमें से एक फैक्टर है।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले जितने भी इंतखाबात हुए हैं, कुछ ज़िमनी इलेक्शन भी आप हारे हैं, उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए थे, उसमें पंजाब में आप लोग हारे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि हम बेशक पहले नंबर पर नहीं है केपी के बल्दियाती इंतखाबात में, लेकिन फिर भी हमने इतनी सीटें ली हैं। तो क्या उस दिन आपको इदराक होगा जिस दिन कोई भी सीट नहीं मिलेगी, आर यू वेटिंग फॉर दैट टाइम के पीटीआई कोई भी सीट ना जीते, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ जी ये वजह थी, इस वजह से हम इलेक्शन हारे हैं? ये तो मानना पड़ेगा कि अगर आप जीत नहीं रहे हैं, कम सीटें जीत रहे हैं, तो आप गैर मकबूल हो रहे हैं। नहीं, मैं देखिए दो बातें, एक तो हमारा अपना स्टैंडर्ड है और हम अपने स्टैंडर्ड से बिल्कुल, हमारे लिए सेटबैक है और हम समझ रहे हैं कि हमें इस पर बड़ा गौर करना है। एक हमारा नेशनल स्टैंडर्ड है, तो हमारे मुकाबले में जीता कौन है? लोग पॉकेट्स में जीत रहे हैं। जेयूआई एक पॉकेट में जीती, एक पॉकेट में एएनपी जीती, किसी पॉकेट में 2-4 सीटें नून को मिल गई। सिंध से अगर पीपल्स पार्टी का कोई एक पॉकेट है, पंजाब के 2 डिवीजन में मुस्लिम लीग नून जीती है। तो इस सारे प्रोसेस के बावजूद नेशनल पार्टी तो पीटीआई है, जो पाकिस्तान के चारों सूबों में और दोस्त जो हमारे आजाद इलाके हैं उन दोनों में है, यानी एक चले उन दोनों रियासतों में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई, अगर आपने हमारा कंपैरिजन करना है नून और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो हम बड़ी पार्टी हैं। हाँ, हमारे अपने स्टैंडर्ड से हम बिल्कुल पीछे गए और उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको हमने कहा, लेकिन जेयूआई के स्टैंडर्ड से भी आप पीछे गए, हमने जमीयत उलमा इस्लाम के स्टैंडर्ड से भी आप पीछे गए, सदाकत अली वाहिद, और आप पॉकेट्स का जिक्र कर रहे हैं। तो आप पेशावर को, जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, एक पॉकेट समझते हैं। मर्दान आप हार गए, बन्नू आप हार गए, पेशावर आप हार गए। नहीं, मैं पॉकेट, मुल्की सतह पे पॉकेट की बात कर रहा हूं कि जेयूआई का एक देवबंदी तबके का एक वोट है जिसका खास एक मसलक है, और उस खास पॉकेट में मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जितना मर्जी जोर लगा ले, पिंडी में जेयूआई 300 वोट नहीं ले सकती, या इस्लामाबाद में वो 800 वोट नहीं ले सकती, या इंटीरियर पंजाब में वोट नहीं ले सकती। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि जेयूआई की स्ट्रेंथ को मैं एक्सेप्ट करते हुए कि उनके एक रीजन में है, लेकिन एज अ पोलिटिकल पार्टी, एज अ नेशनल पार्टी, सिर्फ पीटीआई है जो पूरे मुल्क की पार्टी है। हमें उस लिहाज से बड़ी तसल्ली है कि कल अगर जनरल इलेक्शन में हम जाएंगे, लेकिन सदाकत साहब क्या बात दुरुस्त नहीं है? कैंपेन होगी, इमरान खान साहब तो अभी भी निकले थे ना, बल्दियाती इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले उन्होंने पेशावर का दौरा किया था। शायद उनमें उनकी इतनी बल्दियाती सुन तो लेना, बल्दियाती इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने बजाते खुद पेशावर का दौरा किया, जलसे से तकरीर भी फरमाई। उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब का शॉट मैंने कल सुनवाया, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मुखालिफों का कैंडिडेट जीता तो उसको फंड्स तो क्या, उसको दफ्तर में घुस भी गया वो तो मैं अपनी मूंछें मुंडवा दूंगा। उसके अलावा असद कैसर साहब की एक मुबैना ऑडियो सामने आई। तो धमकियों से लेके, लालच से लेके कैंपेन तक, वजीर आजम की तरफ से, जिसका ईसीपी ने भी नोटिस लिया, सब कुछ तो आपने किया है। और अब आप कह रहे हैं कि जी वहां पर हम अभी भी स्ट्रांग है पिंडी में या दीगर मामलात में, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि केपीके तो आपकी होम ग्राउंड थी। आप तो ये दावा करते थे कि पहली दफा किसी पार्टी ने दूसरी दफा कंसेक्यूटिवली केपीके में हुकूमत बनाई है परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, नहीं तो एक दफा सिलेक्ट करने के बाद दूसरी दफा ये किसी भी पार्टी को अगर परफॉर्मेंस ठीक ना हो तो केपीके सामने लेकर नहीं आता इक्तदार में। नहीं, अब मैं आपके सवाल का पहला हिस्सा भूल गया हूँ, दूसरा हिस्सा मुझे याद है कि केपीके हमारा होम ग्राउंड है। बिल्कुल हमारा होम ग्राउंड, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हमारा होम ग्राउंड पूरा पाकिस्तान है, बिकॉज पाकिस्तान की वाहिद ये पार्टी है जो चारों सूबों में एग्जिस्ट कर रही है और चारों सूबों में मौजूद है। जहां तक मैंने पॉकेट्स की बात की थी तो मैंने कहा कि ये पॉकेट्स जो है ये मुल्क की सतह पर ये पॉकेट्स हैं। अगर 2-4 अजला में हमारी सीटें कम हुई हैं तो वो बिल्कुल हमारे लिए परेशानी का बायस जरूर है, लेकिन वो सीटें मुल्की इलेक्शन में उसका। हाँ, अब आपने सवाल किया था कि इमरान खान साहब ने जलसा किया। लेट मी करेक्ट यू, इमरान खान साहब ने कोई जलसा नहीं किया था। एक इवेंट हुआ था जो गवर्नर हाउस के अंदर हुआ था। अगर इमरान खान गलियों में जाएं, शहरों में जाएं और हल्कों में जाके कैंपेन करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट अपना होगा, नेशनल वेव बनेगी और हम नेशनल वेव से इलेक्शन जीतते होते हैं, बिकॉज हमारा शायद जो लोकल इलेक्टेबल है वो इतना मजबूत नहीं है हमारा। तो लेकिन वो एडवांटेज तो फिर बाकी पार्टीज को भी होगा ना जी, जब इमरान खान साहब को जलसे करने की इजाजत बाकी पार्टी में है क्या? मुस्लिम लीग नून में कौन है? मियां साहब लंदन है, वो नायल है, मरियम साहब नायल है, शहबाज शरीफ साहब अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तकरीबन सजा याफ्ता होने वाले हैं। और कौन है उनका? बाकी वो एक उनका रफड़ी है कि एक कहता है शायद। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जब ये बात करते हैं, मतलब कि द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड, कंसिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टी।
ठीक है सदाकत भाई साहब, लगता है ये प्राइम मिनिस्टर साहब के ट्वीट से कि उन्होंने अपना जहन बना लिया है। उन्हें लगता है कि टिकटों की गलत तकसीम की वजह से हम ये इलेक्शन हारे हैं। देखिए, अगर टिकटों की गलत तकसीम की वजह से भी आप ये इलेक्शन हारे हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि फिर देयर इज अ डिवाइड विद इन द पार्टी। पार्टी तकसीम हो चुकी है, जिसको टिकट देंगे उसको पार्टी का वोट मिलेगा और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके अपना वोट बैंक है। मिसाल के तौर पे अगर जिसको आज टिकट दिया था कल उसको नहीं देते हैं तो जिसको आज टिकट मिला था उसका भी तो अपना कोई वोट बैंक होगा ना। तो ये तो फिर हर मकबूल जमात के साथ होता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, लेकिन फिर इवेंचुअली मासेस तब वोट करते हैं अगर वो ओवरऑल पार्टी लीडरशिप की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो। तो आपको नहीं लगता कि वजह यह है कि वो परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे इसलिए जिसको टिकट मिला उसको वोट नहीं मिला? नहीं, हमें एहतशाम, हमें आदत है पाकिस्तान में, आपको और मुझे, कि हमने खानदानों की पार्टियां देखी हैं जहां एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है पार्टी का और वो आगे उनके रिश्तेदार होते हैं और वो रिश्तेदार आगे टिकट भी बांटते हैं, सारा कुछ करते हैं। हमारी पार्टी का मतलब एक लिहाज से एक डिफरेंस हिस्ट्री है, मुख्तलिफ हिस्ट्री है हमारी पार्टी कि हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और वाकई इख्तलाफ राय हो जाता है। पार्टी के अंदर कोई डिवाइड नहीं है, लेकिन एक हल्के के टिकट के बाद डिवाइड होती है जो हमारी कमजोरी है। लेट मी एक्सेप्ट इट ऑन योर शो कि वो हमारी कमजोरी है। हम इतने डिसिप्लिन हमारा नहीं है कि अगर हमारा एक आदमी को वोट टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है और ये मोस्टली हल्कों में हमारा वोट डिवाइड हुआ है जिसकी वजह से जीते। और ये एक फैक्टर ये भी है महंगाई के साथ साथ। किस तरह की जमहूरी पार्टी आपकी सदाकत अली भाई साहब? 2013 के बाद कोई भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ नहीं आपकी पार्टी में, तो लोगों को हुकूमत पे गिले शिकवे होते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप? पार्टी के अंदर 2013 के बाद कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं किसी किस्म के भी, और चेयरमैन साहब जो हैं वो वही हैं, इमरान खान साहब जब से पार्टी बनी है। मैं आपको बताऊं कैसे हम जमहूरी हैं। मुस्लिम लीग नून में बड़े भाई वजीर आजम, छोटे भाई वजीर आला, समधी वजीर खजाना, भांजा वजीर बिजली, बेटी यूथ लोन पे बैठी हुई है, खानदान और हमजा जो है वो पंजाब के मामला देख रहे हैं। खानदान के बंदे खत्म होते हैं तो बाकी एक खास गैप के बाद ऑर्डिनरी से जो वर्कर्स हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं लीडर हैं जो जिनके एक ही खानदान के बहुत सारे लोग इस वक्त इक्तदार में मौजूद हैं। अगर परवेज खुसरो साहब को देख लें, उनके छोटे भाई को देख लें, हाशिम जमा बख्त, जो भी एक भाई वफाक में वजीर है, दूसरा भाई पंजाब में वजीर है, वजीर दफा परवेज खटक साहब के खानदान को देख लें। इख्तिलाफ राय सुनते भी हैं। नहीं, वो तो कंस्टिट्यूएंसी में है ना कि कंस्टिट्यूएंसी में लोग बैठे हुए, लेकिन हमारी पार्टी में कोई ऐसी मौरूसियत नहीं है। एज अ पार्टी हम सारे इंडिपेंडेंट हैं। इमरान खान साहब चेयरमैन है, शाह महमूद साहब वाइस चेयरमैन है, आमिर क्यानी जनरल सेक्रेटरी, शाह महमूद कुरैशी साहब चीफ ऑर्गेनाइजर है, शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है, MNA है, उनके बेटे भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। उनके बेटे एक हल्का संभाले हुए, कोई वजीर नहीं है, मुशीर नहीं है। अगर ये मुस्लिम लीग नून होती तो ये बहुत बड़े वजीर मुशीर होते। शाह महमूद साहब की पॉलिटिक्स की मतलब 4 दहाइयों के पॉलिटिक्स है अपनी, और उनकी शायद तीसरी नस्ल है। और ये जरूर है कि हमें हल्के के लिए उनके जो हल्के हैं उधर उनका बेटा लड़ाना पड़ रहा है और वो कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है। उनका बेटा वैसे कोई वजीर मुशीर नहीं है, और अगर वो उनका बेटा ना होता तो इतना अहल है शायद वजीर होता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक इंक्वायरी का फैसला किया गया है कि एक इंक्वायरी की जाएगी और उससे फिर डिटर्मिन किया जाएगा कि क्या वजह है कि बलदियाती इंतखाबात में शिकस्त हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो क्या ये बेहतर ना होता कि इंक्वायरी पहले करा ली जाती, फिर इंक्वायरी के रिजल्ट सामने आते हैं, उसके मुताबिक फिर कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता, बजाय इसके कि वज़ीर आज़म साहब ट्वीट करके कहते हैं कि ये जो तकसीम हुई है विद इन द पार्टीज़ की वजह से हम इलेक्शन हारे हैं। यानी कि वो बिल्ली को देख के कबूतर जैसे आंखें बंद करता है। तो महंगाई, परफॉर्मेंस, कारकर्दगी, बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, चीनी, दाल, चावल, इनकी कीमतें ऊपर जाना, इस चीज़ को आप लोग कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन लगता है अवाम ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है। नहीं, अवाम तकलीफ में है, चीज़ें महंगी हुई हैं और पूरी दुनिया में महंगी हैं, आपको पता है। इसके बावजूद कि बहुत महंगी हुई हैं, अभी भी दुनिया के मुकाबले में सस्ते हैं। ये तो बात हम बार बार आपको समझाते हैं कि इसमें हमारी वजह नहीं है। दालें सारी इंपोर्ट होते हैं, खाने पीने का जो तेल है, एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं, गैस इंपोर्ट होती है, वो महंगी है। और बिजली महंगी इसलिए हुई है कि आपके पुराने लोगों ने मुआहदे किए हैं, हम यही समझा रहे हैं। लेकिन जाहिर है आपकी बात का एक हिस्सा ठीक है कि इसका इम्पैक्ट है। रही बात इंक्वायरी की, तो जब टिकट दे रहे थे तो उस वक्त बहुत रिएक्शन
इलेक्शन था, लेकिन वो इलेक्शन का प्रोसेस है उस पर उसको पब्लिक नहीं किया गया। आज भी जो पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं वो ज़ाहिर है मीडिया पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इस पर डिबेट हुई है और जिन जिन लोगों ने अपने इन्फ्लुएंस से गलत टिकट दिए उनकी पार्टी के अंदर डिसिप्लिनरी, उनके खिलाफ जो भी पार्टी के अंदर एक तरीकाकार है वो होगा भी, और वजीर आजम साहब खुद इसको देखेंगे कि किन किन हल्कों में हम हारे और किन हल्कों में हमारे लोगों ने ज्यादा वोट लिया, लेकिन अल्टीमेटली हमारा वोट डिवाइड हुआ। तो ये चीजें हैं जो पार्टी के अंदर है, और थोड़ा सा डिसिप्लिन की हमारी पार्टी में कमी इस वजह से है कि हमारी पार्टी में वो खानदानियत नहीं है। तो इमरान खान के बाद जो अगला बंदा है जाहिर है वो उनका रिश्तेदार नहीं है, तो उसकी वो होल्ड नहीं है जो इमरान खान साहब का है। तो इस वजह से हमारा डिफरेंस है। फिर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी लड़ते रहे, पार्टी में अंदर जाहिर है एक लिहाज से डिवाइड भी होती है। ठीक है, इंपोर्ट की आप बात करें सदाकत अली वाज साहब के, जब इंपोर्ट करनी पड़ती है तो शाह की चीजें वफादार नहीं है वो पार्टी में रह नहीं। सदाकत साहब आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इंपोर्ट से आप कह रहे हैं कि क्योंकि इंपोर्ट करनी पड़ती है इस वजह से महंगाई होती है, तो अगर डॉलर इतना ऊपर ना जाता जितना कि आज आपके दौरे हुकूमत में, तो शायद इतनी ज्यादा महंगाई ना होती। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का वक्त हो गया। एक ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली स्टोरी पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू आवाज़। अगली स्टोरी पर बात करते हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों के हवाले से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इस साल हुकूमत ने 12 अरब 27 करोड़ डॉलर गैर मुल्की कर्जा वापस किए, और इसी हवाले से हुकूमत 12 अरब 50 करोड़ का गैर मुल्की कर्जा अदा करेगी 2023 में। वज़ीर इत्तलात का यह भी कहना है कि तहरीक इंसाफ 5 साल में 55 अरब डॉलर के कर्जे वापस करेगी, जबकि नून लीग ने 5 साल में 27 अरब डॉलर के कर्जे वापस किए थे। तक जो फॉरेन डेट पेमेंट है वो अकेली ही तकरीबन 12.27 बिलियन की है, और जो 2023 में हम करेंगे वो भी तकरीबन 12.5 बिलियन की होंगी। तो 55 अरब डॉलर हम वापस कर चुके हैं। 55 बिलियन डॉलर कर्जा जो है वो हमने वापस जो है वो करना है 5 सालों में। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्जा ज्यादा वापस किया है तो कर्जा लिया भी ज्यादा है। BBC के मुताबिक मुल्क के जिम्मे वाजिबुल अदा मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का हुजम 50,000 अरब रुपए से बढ़ चुका है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का हुजम 127 अरब डॉलर से बढ़ चुका है। कर्ज के इस मजमूई बोझ में IMF का कर्ज शामिल है, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और दूसरे मुल्कों से लिए गए कर्ज शामिल है, और मुकामी सतह पर कमर्शियल बैंकों से हासिल कर्जे भी शामिल हैं। इसका मुवाजना गुज़श्ता हुकूमतों के कर्जे से किया जाए तो सूरत हाल ये है कि सन 2008 में जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाली थी तो मुल्क के ज़िम्मे वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जा 45 अरब डॉलर था। पीपल्स पार्टी हुकूमत के खात्मे तक ये कर्जा 61 अरब डॉलर तक जा पहुंचा, जबकि नून लीग ने 5 साल पूरे किए तो ये कर्जा 95 अरब डॉलर था, और अब सितंबर के आखिरी हफ्ते तक गैर मुल्की कर्जे का हुजम 127 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। यानी पीपल्स पार्टी ने 5 साल में गैर मुल्की कर्जे में 16 अरब डॉलर का इजाफा किया। नून लीग ने 5 साल में 34 अरब डॉलर का इजाफा किया, और मौजूदा हुकूमत ने 39 महीनों में 33 अरब डॉलर का कर्जा लिया। माहिर माशियात फ़रुख सलीम के मुताबिक पीपल्स पार्टी हुकूमत हर रोज़ 5 अरब रुपए का कर्जा ले रही थी, नून लीग हुकूमत हर रोज़ 8 अरब रुपए का कर्जा ले रही थी, और मौजूदा हुकूमत हर रोज़ 17 अरब रुपए का कर्जा ले रही है। ये आदाद व शुमार बता रहे हैं कि साबका 2 हुकूमतों के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के दौर में कर्जा लेने की रफ्तार ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत कहती है कर्जे इसलिए लेने पड़े क्योंकि गुज़श्ता हुकूमतों ने जो कर्ज लिए इन पर सूद अदा करना था। मौजूदा हुकूमत ने अगर 32 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्जा लिया तो इसमें से 17 अरब डॉलर पुराने कर्जों की वापसी के लिए अदा किए। साल 2018-19 में 10 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा लिया और 9 अरब डॉलर पुराने कर्जे की अदायगी की। साल 2019-20 में हुकूमत ने 13 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा लिया और 11 अरब डॉलर का पुराना कर्जा वापस किया। साल 2020-21 में हुकूमत ने 13 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा लिया और 8 अरब डॉलर का पुराना कर्जा वापस किया। यानी मजमूई तौर पर 3 साल में तकरीबन 37 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया और तकरीबन 29 अरब डॉलर के पुराने कर्जे सूद समेत वापस किए गए। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि नवाज लीग के दौर में 5 साल इक़्तिदार में सूद समेत कर्जों की अदायगी के बाद खालिस कर्जे का हुजम 22.5 अरब डॉलर था, जबकि मौजूदा हुकूमत के 3 साल में पुराने कर्जों की सूद समेत अदायगी के बाद खालिस कर्जे का हुजम 10 अरब डॉलर है। मुज़म्मिल असलम का यह भी कहना है कि कर्जे को शरह नमू के तनासुब से देखा जाता है। शरह नमू के तनासुब से तो मुल्की कर्जा 15% कम हुआ है। इनके मुताबिक रुपए की कदर गिरने से भी कर्ज बढ़ा है।
कर्जे को जो है शरह नमू के तनासुब से देखा जाता है और आया वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान में 2020 कोरोना के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि शरह नमू के तनासुब से जो है हमारा जो है कर्जा 15% कम हुआ है। जब हम कहते हैं फीकस कर्जा तो फीकस आमदनी को भी देखा जाता है। जब 2018 में 1,44,000 रुपये फीकस कर्जा था तो फीकस आमदनी उस वक्त जो है 1,80,000 रुपये थी। आज जो है अगर ये कर्जा 2,35,000 रुपये हो गया हुआ है तो इस वक्त इस साल की जो है एक्सपेक्टेड फीकस आमदनी 2,80,000 रुपये है। और ये अभी जो कर्जा 50,000 अरब रुपये हुआ है उसके पीछे जो है रुपए की कदर में गिरावट हुई है। इस हुकूमत ने जो है सबसे कम कर्जे लिए हैं। पहले 3 सालों में हुकूमत ने सिर्फ 9.9 अरब डॉलर मजमूई तौर पे बाहर से कर्जे लिए और मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में 22.5 अरब डॉलर लिए थे। दूसरी जानिब नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि अगर उन्होंने कर्जे लिए थे तो मुल्क में तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी लगाए थे। नून लीग के मुताबिक उन्होंने 5 साल में 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाया, 8,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, भिक्की, बलोकी और हवेली में प्लांट लगाया, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, नीलम जेलम मनसूबा मुकम्मल किया, 2,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, 2 LNG टर्मिनल बनाए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, दयामीर बादशाह के लिए 133 अरब रुपए की ज़मीन खरीदी, लवारी टनल मुकम्मल की, कच्ची केनाल मुकम्मल की, गवादर से खंजराब तक सी पैक बनाए। मुस्लिम लीग नून ने 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाए, बिक्की, बलोकी और हवेली बहादुर शाह के अंदर हमने 1200 किलोमीटर के प्लांट लगाए। ये हुकूमत पाकिस्तान के हैं। तरबेला 4th एक्सटेंशन करी हमने, नीलम जेलम जो मुशर्रफ साहब छोड़ के उसको मुकम्मल किया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट किया है। हमने इस कर्जे से दयामीर बादशाह के लिए 123 अरब रुपए की जमीन खरीदी है। जनाब स्पीकर, हमने 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, हमने 2 LNG टर्मिनल बनाए। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब ने। फ़ारूक सलीम साहब, ये बताइएगा, आपने खुद कहा कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हर रोज़ 5 अरब रुपए का कर्जा लिया जा रहा था, नून लीग के दौरे हुकूमत में हर रोज़ 8 अरब रुपए का कर्जा लिया जा रहा था और मौजूदा हुकूमत हर रोज़ 17 अरब रुपए का कर्जा ले रही है। तो ये हुकूमत जो तनकीद करती रही है पिछले दौरे हुकूमत पे कि बैनुल-अक़वामी कर्जा बहुत बढ़ गया पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, तो क्या अब जो कर्जे की सूरत हाल सामने आ रही है इस दौरे हुकूमत में जितना कर्जा लिया गया है उस तनकीद की नफ़ी होती है अब उससे? देखिए, आपने कर्जाजात की जो डिटेल्स दी हैं वो हुकूमत के अपने रिकॉर्ड में शो करती हैं, वो स्टेट बैंक भी यही बताता है। तो ये तो हकाइक हैं। मेरा ख्याल है जो असल सवाल बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कर्जा पिछले 40 महीनों में हुकूमत जो है PTI की उसको इतना ज्यादा क्यों लेना पड़ रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि देखिए, हुकूमतें कर्जा उस वक्त लेती हैं जब उनका बजट में खसारा आ रहा हो, जिसका मतलब ये है कि उनकी आमदन जो है वो कम है और उनके अखराजात ज्यादा हो रहे हैं। तो जाहिर बात है कि अगर आमदन कम है, अखराजात ज्यादा है, तो आपको कर्जा लेके वो जो वैक्यूम है, वो जो खलीज रह जाता है दोनों के दरमियान में, उसको पुर करना पड़ता है। पिछले 3 बजट्स में अगर आप देख लें तो तकरीबन हर बजट में 4-4.5 हज़ार अरब रुपए का खसारा हमें वजीर खजाना साहब खुद बताते रहे हैं जब वो बजट का ऐलान करते हैं नेशनल असेंबली की फ्लोर पे खड़े होकर। अगर 3 बजट कर लें तो आप सोचिए कि 12 से 13 हज़ार अरब रुपया तो ये खसारा है सिर्फ बजट का। ये जाहिर बात है, खसारा है तो हुकूमत ने इजाफी कर्जा लिया है और उस खसारे को पुर किया है। दूसरा खसारा है हमारा जो करंट अकाउंट का कहलाता है, या उसको तिजारती खसारा हम कह लें कि इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम है। तो उन दोनों का जो खलीज है, जो डिफरेंस है, जो खसारा है, जो डेफिसिट है, उसको पुर करने के लिए फिर हम डॉलर्स के अंदर कर्जा लेते हैं। तो वो भी हमारे सामने आ गया कि पिछले 40 महीनों में तकरीबन 35 अरब रुपए का कर्जा जो है ग्रोस बुनियाद पे लिया गया है, उसमें से 18 वापस किया गया है और इजाफी कर्जा जो जिसको कहते हैं कि डेट एडेड, यानी कि नया कर्जा उसके ऊपर ऐड किया गया है, वो तकरीबन 15 से 16 अरब रुपए का इजाफी कर्जा लिया गया है। तो कर्जे आपके सामने हैं, उनकी वजह। अच्छा फारूक सलीम साहब, ये फरमाइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि 5 साल के दौर में 55 अरब डॉलर के कर्जे वापस करेंगे, क्या ऐसा होना मुमकिन है? देखिए, करेंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या किया गया, पिछले 40 महीनों में क्या हुआ। देखिए, जब PTI की हुकूमत आई थी अगस्त 2018 में, तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो मजबूरी कर्जाजात हैं
वो 30,000 अरब रुपए के थे। अब हमें पता चला है कि वो तकरीबन 50,000 अरब से तजावुज़ कर चुके हैं। तो इसमें जो तशवीशनाक बात यह है कि पीपल्स पार्टी के जो 5 साल गुजरे थे 2008 से 2013 तक, उन्होंने तकरीबन 20% कर्जा जो है वो हमारे कर्जों के ऊपर, हमारे नेशनल कर्जों के ऊपर ऐड किया था। उसके बाद PMLN के 5 साल हैं, उसमें 28% कर्जा जो है वो इजाफी ऐड किया गया है। अभी PTI की हुकूमत के दौरान सिर्फ 40 महीने गुजरे हैं और 40%, आप अंदाजा कीजिए कि पूरे पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख का जो कर्जा है उसका 40% कर्जा हमने पिछले 40 महीनों में ऐड किया है। तो रफ्तार बहुत ही तेज है और बहुत ही तशवीशनाक। इसका मतलब ये है कि जब तक इस हुकूमत का टेन्योर मुकम्मल होगा, ये जो अभी कर्जा 50,000 अरब के करीब है, ये इससे भी ज्यादा हो जाएगा आपके ख्याल में? ये आपकी प्रेडिक्शन? जी, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, इब्तिदाई में कहा कि तकरीबन 17 अरब रुपए का इजाफी कर्जा रोजाना की बुनियाद पे ऐड हो रहा है, वो होता चला जाएगा और जो ग्राफ है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, पिछले जो हमने तकरीबन 66 सालों में जो कर्जा इकट्ठा किया था वो तकरीबन 12% था मजबूरी कर्जा का, और पिछले 13 सालों में, जिसमें 5 साल पीपल्स पार्टी है, 5 साल PMLN है और तकरीबन 40 महीने जो है वो PTI के गुजरे हैं, हमने 88% कौमी कर्जा जो है वो सिर्फ पिछले 13 सालों में जमा किया। अच्छा, ये PTI की मौजूदा हुकूमत कर्जों में जो इंक्रीज हुआ है, कर्जे बढ़ने की बुनियादी वजह पिछली हुकूमतों की पॉलिसी को करार देती है। आपके ख्याल में किस हद तक ये राय दुरुस्त है इस हुकूमत की? देखिए, ये सियासी बयानात हैं और मैं समझता हूँ कि लोग एक्सेप्ट करते हैं इस किस्म के बयानात, लेकिन वो पहले हुकूमत के पहले 3, 4, 5, 6 महीने कह लीजिए, लेकिन अगर 40 महीने गुजर जाएं और उसके बाद भी कोई हुकूमत जो है वो अपनी पुरानी हुकूमत को या पिछली वाली हुकूमत के ऊपर इल्जाम डालती रहे, तो फिर वो चूरन, मैं समझता हूँ वो सियासी चूरन जो है वो बिकता नहीं। अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हुकूमती वज़रा, हुकूमती तर्जुमान जो बयानात दे रहे हैं उनमें और ज़मीनी हकीकत में खलीफ बहुत बढ़ गया है। उसका नुकसान जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को भी होता है, रियासत पाकिस्तान को भी होता है, और साथ ही साथ उन हुकूमती तर्जुमान और हुकूमती वज़रा जो इस किस्म के सियासी बयानात देते हैं, जो ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर होते हैं, उनको ज़ाती तौर पर भी मैं समझता हूँ नुकसान पहुँचता है, और अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक रिश्ता होता है एतबार और एतमाद का, उसको बहुत नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये मौक़िफ़ है कि अगर उनके दौर में कर्जे लिए गए थे तो बहुत सारे तरक्याती मंसूबों पर काम भी हुआ था। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में जितने कर्जे लिए गए उसकी शरह, जितना काम हुआ उसकी शरह से मैच करती है, जितने मंसूबे किए गए उसमें तवाज़ुन है? और क्या यही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी दुरुस्त है कि जितने कर्जे लिए गए हैं वो मैच करते हैं उस रफ्तार से जो जिससे तरक्याती काम हुए? देखिए, सियासियात, इस सवाल में जो सियासियात छुपी हैं उसको अगर हम छोड़ दें, उससे बालातर होकर बात करें, तो PMLN के दौरान बहुत बड़ी अमाउंट जो है जो कर्जाजात लिए गए थे, उसकी अमाउंट जो इन्वेस्ट हुई है वो बिजली के शोबों में, बिजली के जो निजी बिजली घर बनाए गए, कुछ हुकूमत ने अपने सेक्टर में भी बिजली घर खड़े किए, लेकिन उसका एक जो उसके ऊपर तनकीद है, वो तनकीद ये बनती है कि वो बड़े महंगे बिजली घर थे। अगर कोई कोयले के बिजली घर बन रहे हैं तो उससे तकरीबन 30 से 35% सस्ता बिजली घर उसी टाइप का जो है वो इंडिया या बांग्लादेश में बनाया गया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लगे बिजली के शोबे के अंदर, बिजली के सेक्टर के अंदर, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि वो बड़ी महंगी बिजली थी, बिजली घर भी महंगे लगे, और उनमें जो टैरिफ के एग्रीमेंट किए गए थे बिजली के टैरिफ के, वो भी महंगे थे। दूसरी तरफ ये है कि पिछले 40 महीनों में कोई मेजर बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लगा। जो कर्जाजात लिए गए हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उनकी बुनियाद यही बनती है कि बजटरी खसारा बहुत बड़ा चल रहा था,
आमदन जो है वो उस लिहाज से नहीं बढ़ रही थी जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात और हुकूमती खसारे बढ़ रहे थे। फारूक साहब, एक और सवाल, मुज़म्मिल असलम साहब जो तर्जुमान वजारत ख़जाना है, उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में जितने कर्जे लिए गए थे 5 साल में, वो सूद समेत कर्ज़ों की अदायगी के बाद खालिस कर्जे का जो हुजम था वो $22.5 अरब था, जबकि मौजूदा हुकूमत के 3 साल में पुराने कर्ज़ों की सूद समेत अदायगी के बाद खालिस कर्जे का जो हुजम है वो $10 अरब है। और वो कहते हैं कि शरह नमू के तनासुब से देखा जाए तो मुल्की कर्जे में 15% कमी हुई है। इस आर्ग्यूमेंट से आप इत्तफाक करेंगे? देखिए, दोबारा से सियासी आर्ग्यूमेंट है, इसमें जो खतरा मुझे नजर आता है कि ये समझा जा रहा है कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की बुनियाद पे आधा सच बताने की बुनियाद के ऊपर जो है वो कौम को या आवाम को या वोटर को गुमराह किया जा सकता है। देखिए, नताइज अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर अवाम के पेट में भूख है तो उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो हल है वो रोटी है। वो ये नहीं है कि आप उनको कर्जों की बुनियाद के ऊपर आधे सच बताएं या हेल्थ कार्ड इशू कर दिया जाए या एहसास का प्रोग्राम सामने ले आया जाए या ये कहा जाए कि ये सारी गलतियां नवाज शरीफ साहब की थीं या सारी गलतियां जरदारी पीरियड के दौरान हुई हैं। तो अगर भूख है आवाम के पेट में तो उसका सोल्यूशन जो हुकूमत को सोच रहा है वो रोटी है। वो ये नाराबाजी या आधे सच जो है इनसे गुजारा नहीं चलेगा। और ये साबित कर दिया है जो कुछ हमने इलेक्शन के नताइज देखे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब हमसे बात करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारत ने S-400 जो फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम रूस से ख़रीदा है उसके हवाले से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। भारत के जंगी जुनून से पूरे खित्ते का अमन दाव पर लगता नजर आ रहा है। मोदी सरकार का पागलपन हथियारों की एक नई दौड़ शुरू करने जा रहा है। दफा के नाम पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अरबों डॉलर्स के अस्करी मंसूबे भारत के जारहाना अज़ाइम की शक्ल में सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान शाहीनों को कैसे काबू किया जाए, कैसे पाकिस्तान से आने वाले मिसाइलों से बचा जाए, चीन को कैसे सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान और चीन के इसी खपत और खौफ ने भारत को राफेल तैयारे लेने पर मजबूर किया था और अब रूसी साख्ता जदीद तरीन मिसाइल दफाई निज़ाम भी पाक भारत बॉर्डर पर नस्ब किया जा रहा है। फ़िज़ाई दफाई सिस्टम S-400 की पहली तनसीब पाकिस्तानी सरहद के करीब पंजाब सेक्टर में की जा रही है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 दफाई सिस्टम की खरीदारी का $5.5 अरब का मुआहदा किया था, जिसकी दूसरी खेप अगले साल जून में भारत पहुंच जाएगी। S-400 कहने को तो एक दफाई निज़ाम है, लेकिन अगर भारत की ज़हनियत और भारत की तारीख को देखें तो भारत इस सिस्टम को अपने दफा से ज़्यादा जारहाना मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारत को S-400 मिलने के इंतहाई संगीन नताइज सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये निज़ाम दुनिया का मौसर तरीन दफाई निज़ाम समझा जाता है। 600 किलोमीटर की रेंज में उड़ने वाला कोई तैयारा, कोई मिसाइल उसकी आंख से नहीं बच सकता है और 400 किलोमीटर के दायरे में ये किसी भी मिसाइल और तैयारे को फ़िज़ा में ही तबाह कर सकता है। हत्ता कि 30 किलोमीटर यानी 1 लाख फुट की बुलंदी पर परवास करने वाले तैयारे भी इससे बच नहीं सकते। S-400 एक वक्त में 32 अहदाफ को निशाना बना सके। यानी अगर देखा जाए तो 5 S-400 मिलने के बाद भारत और भी ज़्यादा बेलगाम हो जाएगा। लेकिन इस यकीनी खदशे के बावजूद अमेरिका आंखें बंद किए बैठा है। हालांकि जब तुर्की ने रूस से S-400 लिया था तब अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन भारत के मामले पर अमेरिका खामोश। भारतीय जारहाना तैयारियों के हवाले से सिर्फ अमेरिका के रवैये पर ही सवालात नहीं उठते हैं, बल्कि सवाल ये भी है कि पाकिस्तान भारत के इक़दामात के जवाब में क्या कर रहा है। भारत $5.5 अरब से मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहा है, $9.5 अरब से फ्रांस से 36 राफेल तैयारे खरीद रहा है, स्पेन के साथ $3 अरब से तैयारों की डील की जा रही है। गुज़श्ता माली साल में भारत ने दफा के लिए $65 अरब की रकम रखी थी, लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कोई बड़ी दफाई डील करने की बजाय, जदीद तरीन तैयारे और मिसाइल सिस्टम खरीदने पर गौर करने की बजाय, दफाई बजट में इजाफे की बजाय दफाई बजट में कमी कर रहा है। IMF की शर्त पर दफाई इदारों के साजो सामान की खरीदारी के लिए रखे गए बजट में $50 अरब की कटौती की जाए।
राफेल तैयारों और S-400 हासिल करने के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भारत के हक में जाता नजर आ रहा है। यकीनन S-400 का कोई जोड़ नहीं है। यकीनन S-400 मिलने के बाद भारत की दिफाई सलाहियत में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। भारत अपनी सरहदों पर रहते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद अड्डों पर नज़र रख सकता है, क्योंकि उड़ान भरते ही पाकिस्तानी तैयारे भारत की नज़रों में आ जाएंगे। यही हाल पाकिस्तानी मिसाइलों का भी होगा और इसके बाद राफेल तैयारों के बाद भी भारतीय खुशी है मायनी नहीं है। राफेल तैयारे की सलाहियत तकरीबन हर लिहाज से पाकिस्तानी तैयारों से बेहतर है। यकीनन पाकिस्तान का दफाई बजट भारत के मुकाबले में कई गुना कम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अफवाज पुरज़म है कि भारत पाकिस्तान पर मैली निगाह नहीं डाल सकता। राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। बट बहरहाल 5 आ जाएँ 500 आ जाएँ, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस्तिताअत पे किसी किस्म का शक नहीं है। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आई है, हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। सो राफेल ले आएँ, S-400 ले आएँ, वी हैव आवर ओन प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव आवर ओन आंसर्स। जंगें जीतने के लिए जज्बा और बहादुरी होना लाजमी है, लेकिन जंगी आलात और तैयारियां भी एक हकीकत है और पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रहा है। आइए बात करते हैं दफाई तज्जिया निगार साबिक मसूद अख्तर साहब से। मसूद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि ये जो रूसी साख मिसाइल दिफाई निज़ाम S-400 है, ये कितना मौसर है और ये भारत के पास आने के बाद क्या भारत को दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान पर कोई बर्तरी होगी? अगर होगी तो क्या होगी? मौसर है ये तो, दिस इज फॉर श्योर के मौसर है। दैट्स वाई उन्होंने $5.5 बिलियन खर्च किए हैं, लेकिन बर्तरी भी होगी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हमारे पास J-10C आने वाले हैं दिसंबर जनवरी में। आई थिंक जनवरी में आ जाएगी एक स्क्वाड्रन और उससे वो बर्तरी काफी हद तक नलीफाई हो जाएगी। और फिर हमने S-300 भी ले लिया है, जो कि उसका थोड़ा सा निचला वर्शन है चीनियों से। याद रखने की बात है कि S-400 इन्होंने बनाना शुरू किया था जब अमरीकियों ने 91 वॉर में पैट्रियट इस्तेमाल किए और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया और अब तुर्की भी ले रहा है, इंडिया भी ले रहा है। तो अच्छा निज़ाम तो है ही। नंबर 1 के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये। नंबर 2 लो मैट्स भी, मतलब लो रेंज एंड लो ऑल्टीट्यूड एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड ऑफ कोर्स हाई मैट्स भी है। दैट मींस नंबर 1 400 किलोमीटर के ऊपर ये फाइटर टाइप टारगेट्स जनरली, मगर सबसे बड़ी चीज जो बड़े साइज के टारगेट्स हैं, एवैक्स हो गए, बाकी जो रिफ्यूलर्स हो गए, इस तरह के जहाजों पे इंगेज करने के लिए। और उससे कम ऑफ कोर्स 200 किलोमीटर के ऊपर इसका लो मैट्स आ जाता है और शोर एड्स जो है वो 40 किलोमीटर के ऊपर। तो काबिल तो है बिल्कुल, लेकिन तोड़ हमारे पास इस वक्त भी JF-17 में एक मिसाइल है CM-400 AKG। ये एक आर्म या एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि लॉन्च होके तो जहां से रेडार एमिशंस कर रहा होता है उसकी बास्केट के ऊपर जाके लगता है। और अगर इसका हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम निकाल देते हैं तो जो 5 इन्होंने सिस्टम लिए हैं, बैटरीज उसमें से बहुत सारी हैं। सो नंबर 1 वो डिसआर्म हो सकता है और नंबर 2 आई थिंक ज्यादा इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइनीज के लिए लिया है। हमारे साथ तो उनकी कोई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में शायद जंग नहीं होने वाली, लॉन्ग टर्म जंग नहीं होने वाली, छोटी छोटी स्कर्मिशेस हो सकती हैं। ठीक। मार्शल साहब, ये मुझे बताइएगा कि जैसा कि आपने खुद चाइना का भी जिक्र किया, अगर पाकिस्तान के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम को देखा जाए तो हिंदुस्तान के पास S-400 आने के बाद हम कैसे मुकाबला करेंगे? नंबर 1 यानी कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला करेगा? और दूसरा, चीन के हवाले से जो आपने बात की है, ये S-400 के मुकाबले में चीन का जो फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम है उसके हवाले से कुछ बताइएगा कि वो किस हद तक मौसर है इसके मुकाबले में। नंबर 1 तो देखिए, अगर उन्होंने जो S-300 हमें दिया है, शायद उसका कुछ समथिंग Y-90 उसका नाम है, जो आर्मी चीफ ने इनॉग्रेट किया था कोई आई थिंक 3-4 महीने पहले, वो उनके पास बेतहाशा है। वो उन्होंने रूसियों से ही लेके उसको रिप्रोड्यूस किया हुआ है, वो उनके पास है। उनका जो एयर डिफेंस अपना है वो तो ठीक है। तो उन्होंने जो हमें मिसाइल दिया है
JF-17 के ऊपर वो उनके पास भी बहुत सारे हैं, और उनके पास ना सिर्फ वो JF-17 वो इस्तेमाल नहीं करते, बट उनके पास J-10 है, उनके पास J-15 है, फिर उनके पास सबसे बड़ी चीज J-20 जो कि स्टेल्थ है नंबर 1, नंबर 2 AESA रेडार है विच इज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, जो कि बहुत काबिल हैं, और क्योंकि चीनियों के पास अपनी टेक्नोलॉजी बहुत सारी जो कि इंडिया के पास नहीं है, तो जो उनको एज आएगा S-400 और मीटियोर्स के साथ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में चीनी जो है दे विल बीट देम, और यही आई थिंक इंडिया की सबसे वरी है, दैट इज व्हाई दे गॉट द S-400। और हमारी क्या तैयारी है इसके मुकाबले में? हमारी तैयारी तो नंबर 1 देखिए ना, हमारे पास JF-17 है जो कि इस वक्त ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 उड़ रहे हैं, हमारे पास ब्लॉक 3 भी कुछ आ गए हैं, और ब्लॉक 3 की जो सबसे बड़ी चीज है वो होगी AESA रेडार, जो कि हमने देने हैं, जो 3 जहाज हमने या जितने भी दिए हैं नाइजीरिया को उनको देने हैं, अपने जो 50 जहाज हैं उनमें AESA होगा, और उनमें PL-15 हो सकता है, ये तो है ऑफ कोर्स, बट ये S-400 के खिलाफ जो बहुत काबिल मिसाइल हमारे पास है, वो जो जैसे मैंने बताया आपको JF-17 के ऊपर है, और उससे अगर 5 बैटरीज में से 1 या 2 भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती हैं तो मेरे ख्याल में वी हैव इनफ नंबर्स। मगर JF-17 के जो देखिए ना, इस वक्त हमने ब्लॉक 1 के 50, ब्लॉक 2 के 50, ब्लॉक 3 के 50 आने वाले हैं हमारे पास, ऑफ कोर्स ओवर टाइम, और ये मिसाइल्स आगे हम जो आए हुए हैं हमारे पास, तो हमारे पास तोड़ तो है इसका, सो वी विल बी एबल टू न्यूट्रलाइज this with the appropriate tactics, and of course tactics में I think we have proven to ourselves and to the entire world कि tactics और operational strategy में जिस तरह हमने 27 फरवरी को सिंगल सर्विस एप्लीकेशन के साथ मिलिट्री। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।